जी बेटा, तो मैं ये चीज आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। हमने स्टार्ट किया था एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो फिर इसी बीच में एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करनी थी आप लोगों को एनर्जी के लिए। कुछ यूनिट्स मैंने डिस्कस की, जूल, अर्ग, केजी मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस की। अब मैं एक्स्ट्रा आपसे एक चीज डिस्कस करने जा रहा था, एक तो नई यूनिट विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV। 1 EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 small EV स्टैंड्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी है। इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे हम? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये न्यूमेरिकली उतनी ही है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ये आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नई यूनिट आपके लिए एनर्जी की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसकी डिटेल में डेफिनेशन एक शॉर्ट वीडियो में है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। और उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था यूनिवर्स दो ही चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक रिलेशन दे दिया। ये जल्दी में इसलिए किया क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों से बार बार डिस्कस कर चुका हूं ये चीज। E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है। सी की वैल्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट। मास की वैल्यू पता हो तो आप बता सकते हैं इतने मास में से कितनी एनर्जी निकाली जा सकती है। लेकिन कब? जब सारा का सारा मास गायब हो जाए। केमिकल रिएक्शंस की तरह नहीं कि लकड़ी जलाई तो लकड़ी तो गायब हुई लेकिन वो मास गायब नहीं हुआ। वो मास एयर में चला गया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ मोनोऑक्साइड, कुछ डाइऑक्साइड, बड़े सारे कंपाउंड्स एयर में आ गए। तो ठीक है, वो सॉलिड स्टेट से स्टेट बदल गया, गैसियस स्टेट में आ गया, लेकिन मास गायब नहीं हुआ। मास यहीं पे था, टोटल मास कंजर्व था। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास ऑफ द प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा सा मास इस प्रोसेस में गायब हो जाता है। और जब वो मास गायब हो जाता है तो किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। और अगर आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी लिबरेट हुई होगी, आपको मास ऑफ द रिएक्टेंट्स भी गिवन है, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स भी गिवन है, तो आप मासेस लो इंटू c² कर दो। लेकिन मास आपको ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा, केजी में। नॉर्मली वहां मास गिवन होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। तो एक नई मास की यूनिट केजी, ग्राम तो आप यूज करते ही करते थे। एक नई यूनिट मास को मेजर करने के लिए जो जनरली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं, 1U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को 1 AMU भी लिखा जाता है। ये वही है जो 1 AMU है ना, इसको आजकल 1U लिखा जाता है सिंपली। 1 AMU, 1 मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको मान लो किसी रिएक्शन में पता चल गया 0.5 एटॉमिक मास यूनिट मास गायब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो पहले तो आप 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27 से, फिर आपको मास डिफेक्ट मिला केजी में, इंटू सी का स्क्वायर करोगे, एनर्जी जूल में आएगी। लेकिन वहां पावर होगी 10⁻⁻15 -17 -20, तो बड़ी छोटी वैल्यू। जूल उसके लिए बहुत बड़ी यूनिट है। तो ऐसे केसेस में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी यूनिट्स को हम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो यूनिट है ये क्या है मैंने आपको भी बता दिया। और यहां मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ये सब काम करने के बाद 1U को केजी में कन्वर्ट करके, एनर्जी जूल में निकाल के, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करके, ये रिलेशन हमारे पास आता है दैट 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट, कि अगर ये मास एनर्जी में गायब हो जाए तो इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? दैट वुड बी 931.5 MeV। M stands for मेगा और मिलियन। इट्स अ प्रीफिक्स, इट कैन बी यूज्ड बिफोर एनी यूनिट। मेगा ग्राम भी हो सकता है, बट यहां मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा? मेगा मतलब 10⁻6। मेगा इज 10⁻6। जैसे किलो 10⁻3 है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल ऑफ एनर्जी। तो एक नई यूनिट्स आपके सामने इंट्रोड्यूस की मैंने, और उससे पहले यही बताया था, एनर्जी इज जस्ट द एबिलिटी टू डू वर्क। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है,
तो अब टाइप्स ऑफ एनर्जी पे चलते हैं, बट एक चीज मैं बीच में स्किप कर गया, पहले उस पर वापस जाना पड़ेगा हमें। वो ये है, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, और कब वर्क डन जीरो हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज, वर्क डन पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, और जीरो। पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, और नेगेटिव वर्क डन की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो बेटा पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज एक्यूट एंगल। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। मतलब पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन क्या है, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी एन एक्यूट एंगल। बाकी कुछ चीजें कॉमन सेंस से क्लियर हो जाएंगी। और अगर थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 90 हुआ तो आप जानते हैं cos 90 जीरो होता है। वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा अगर एक्यूट होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जो अक्सर मैं पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम्स बना रहा था। मान लीजिए एक बच्चा टॉय कार को खींच रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, दोनों में एंगल थीटा एक्यूट है, तो इस केस पॉजिटिव होगा, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है। दूसरा केस अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीसरा केस अगर थीटा ऑब्ट्यूज है बेटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, इन सच अ सिचुएशन वर्क डन इज नेगेटिव। कैसे, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये आप जानते हैं। Yes. So if theta is greater than 90 degree then work done would be negative। तब वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने एक स्ट्रीट वेंडर वो रेडी के ऊपर कुछ सामान लेके, अक्सर रेडी वाले जाते हैं, ठीक है, तो ये रेडी कहीं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है, बट रेडी वाला इसको पीछे से पकड़ के यहाँ खींच रहा है इधर। वो चाहता है, ढलान पे जा रहा है, वो इसको स्पीड को रिड्यूस करना चाहता है, फोर्स यहाँ लगा रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इस केस में उस आदमी का वर्क डन नेगेटिव होगा। या आपकी तरफ एक कार ट्रेवल करती हुई आ रही है, आप उसको धक्का मार के रोकना चाहते हैं, आपने यहां से धक्का मारना शुरू कर दिया, इस कार पे आपने धक्का मारना शुरू कर दिया, आपने यहाँ पे इसको धक्का मारना शुरू किया कि मैं इसको रोक लूं, कार ऑलरेडी इधर ट्रेवल कर रही है। एनीवे रुकते रुकते ये कार यहां तक पहुंचेगी, तो इस दौरान आपका जो वर्क डन था नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और आप फोर्स इधर लगा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है यहाँ 180 डिग्री आ रहा है, तो cos 180 भी क्या होता है, -1। समझ आया? Yes, sir. सर इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं फिर कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुई तो पॉजिटिव हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, सेम डायरेक्शन में तो एक पॉसिबिलिटी होगी ना, एंगल जीरो। तो मैं ये भी कह रहा हूं कि सिर्फ 0 डिग्री नहीं, 0 से लेके 0 to 90 के बीच में कहीं पे भी होगा। तो बात वही है, फोर्स का कोई कंपोनेंट, फोर्स का जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसा कह लो कि फोर्स का वो जो कंपोनेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लें और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आए, जैसे इस केस में ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इस सिचुएशन में वर्क डन नेगेटिव होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अब थीटा 90 वाला केस कौन सा है, ये आपने कई बार पहले भी एग्जांपल सुनी होगी। मान लीजिए कुली है, उसने अपने सर पे एक लोड उठाया हुआ है, ठीक है, तो वो इस लोड को लिफ्ट करके जा रहा है, ट्रेवल वो इधर कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस लोड के ऊपर फोर्स कहां लगा रहा है, वो ऊपर को। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है, इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 आ गया, तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा। जब कुली ने ग्राउंड से लिफ्ट किया लोड, तो उसने वर्क डन किया होगा पक्का, लेकिन अब उसको लिफ्ट करके अगर ये चल रहा है तो इसमें इसका वर्क डन जीरो माना जाएगा। फोर्स ये इधर एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, दोनों में थीटा 90, जब थीटा 90 होगा तो cos 90 हम जानते हैं जीरो होता है, सो वर्क डन वुड बी जीरो इन सच अ केस। इज इट क्लियर? यस। एक पत्थर मान लो आपने ऊपर उछाला,
जब ये पत्थर नीचे से ऊपर जा, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो सर हम एग्जांपल देते हैं सर कि उसने सर रेस्ट पे रख के उसको सर ट्रैवल किया तो वर्क डन 0 आएगा। तो सर इसमें कहीं ना कहीं तो एनर्जी जा रही है ना सर, जिसने उसको उठाया हुआ है। तो सर वो एनर्जी को क्या टर्म होती है सर हाँ, उसकी? मैं बताता हूँ आपको। आप अगर पहले तो इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिकली, क्योंकि एनर्जी के देखो, इंस्ट्रूमेंट्स या आप स्टडीज करो या ना करो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंस है। जैसे अभी भी आपको बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा है, लेकिन अप्लाई तो सभी लोग करते हैं, अनपढ़ लोग भी कर लेते हैं अगर वो बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक इंटेलिजेंस है। आप खुद जज करो, एक हैवी सा लोड नीचे से ऊपर लिफ्ट करके सर तक रखना कितना मुश्किल है, कितनी एनर्जी जा रही थी। लेकिन जब वो सर पे आ गया, अब चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा जरूर, क्योंकि कुछ एनर्जी अभी भी खर्च हो रही है। देखो यहां पे जब मैं बोल रहा हूं जीरो वर्क डन, तो आप इस चीज को समझो, हम ये प्रैक्टिकली इमेजिन कर रहे हैं कि लोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है और आपने फोर्स ऐसे लगाई है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप चलते हैं तो क्या मोशन ऐसे होता है या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे? जैसे आप कदम उठाते हैं ऐसे चलते हैं, जैसे आप इस पैर पे आएंगे ऐसे चलेंगे तो आपका सिर थोड़ा सा ऊंचा होगा, फिर थोड़ा अगला पैर जब आगे बिछाएंगे थोड़ा नीचे होंगे। तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे वाला मोशन है कि नहीं? यस सर। जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो जब आप ग्रेविटी से अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, जब आप इस बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, एक तो एनर्जी वहां जा रही है। नंबर 2, अब आपने लोड को उठा के सर पे रखा, अर्थ तो इसको खींच रही है ना अपनी ओर, तो ये अर्थ की ओर क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बीच में हमारी बॉडी है। अब हमारी बॉडी की भी अपनी इलास्टिसिटी है। ये लोड क्या करेगा? हमारी बॉडी को दबाएगा, हमारी हाइट को कम करने की कोशिश करेगा, हमारी बोन्स को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, बोन्स के बीच में टेंडन्स, लिगामेंट, सबको ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉडी की टेंडेंसी है उसको मेंटेन करके रखेगी। अब थोड़ी इलास्टिसिटी होती है यस सर। तो क्या होता है कि बीच में बॉडी के अंदर इंटरनली बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से हम एक्सर्शन फील करते हैं। तो बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगा रही होती है, इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यस। एनीवे, ये पत्थर आपने नीचे से ऊपर उछाला, तो जब आप ये ऊपर पहुंचा तो इस दौरान ग्रेविटी का वर्क डन देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर रिएक्ट कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है। तो बताओ ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव था कि नेगेटिव जब ये पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा था? हाँ जी बेटा, यस सर। नीचे से ऊपर जा रहा तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और कोई फोर्स नहीं है पत्थर के ऊपर, एक ही फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स। तो मैंने नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन सब आपको बता दी। कंडीशन भूल जाओ, फॉर्मूले पे आ जाओ सीधा, तब भी समझ आ जाएगा। एफ एस कॉस थीटा 0। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। देखो फोर्स तो नीचे को, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, थीटा कितना 180 हो गया कि नहीं? यस सर। तो वर्क डन कितना नेगेटिव आएगा? कॉस 180 इज -1। जब बॉडी नीचे से ऊपर, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है। लेकिन अगर वही बॉडी ऊपर से नीचे या कोई और बॉडी आप ऊपर से रिलीज करते हैं, जब ये नीचे की ओर आती है तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव? यस सर। यस सर। पॉजिटिव होगा ना? यस। पहले केस में जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही थी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव है। दूसरे केस में जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है जो वो पॉजिटिव है। क्योंकि पहले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे को एक्ट कर रही है लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है। दूसरे केस में फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है और बॉडी भी नीचे ही आ रही है, तो उस केस में ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां सोचने वाली, यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। इसके सिवाय एक एग्जांपल और ले लेता हूं, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन की। अभी मैंने वो देखा कि मान लो कोई स्ट्रीट वेंडर वो कार्ट को पुल करता हुआ, कार्ट को वो इधर फोर्स लगा रहा है, कार्ट इधर जा रहा था, ठीक है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट में थीटा 190 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। अब मैं एक दूसरा केस लेता हूं, यही रेडी वाला अब इस रेडी को पुश करते हुए आगे को लेके जाना चाहता है। ये पहले भी ट्रेवल कर रही है लेकिन इसको ये और फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में F। तो अगर इस फोर्स को डिस्प्लेस करके मैं यहां ले आऊं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, राइट?
यहाँ ग्रेविटी। यस सर। अब आप देखो ये पहली दोनों एग्जांपल्स जो मैंने दी वर्क डन नेगेटिव वाली, इस केस में बॉडी स्लो डाउन होती है कि नहीं? अरे नीचे से ऊपर जाते बॉडी स्लो डाउन होती है कि नहीं? यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। तो जब जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो बॉडी की एनर्जी कम हो रही है। कौन सी एनर्जी कम हो रही है? काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आई तो पॉजिटिव वर्क हुआ। जब पॉजिटिव वर्क हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव थी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की बढ़ने लगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस बाकी ये रेडी वाला धक्का इधर मारेगा तो रेडी स्पीड अप होगी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्क डन है तो यहाँ पे भी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। यहाँ ये रेडी ऑलरेडी इधर जा रही थी, ये पीछे की ओर खींच रहा है उसको पकड़ के वापस, तो यहाँ इसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। जब वर्क डन नेगेटिव आ रहा है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस केस में भी रेडी स्लो डाउन हो रही होगी, तो एक आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, अगर कोई बॉडी या किसी बॉडी पे कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर नेगेटिव वर्क करती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। इज इट क्लियर? बोलते नहीं है। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये थोड़ा सा बीच में पेंडिंग रह गया था। अब तीसरा मैंने जो वर्क डन जीरो का केस बताया वो थीटा 90 पे तो है ही है, और भी ऑप्शंस हैं। ऐसा भी तो हो सकता है किसी बॉडी पे फोर्स जीरो हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। आप एक दीवार को धक्का मार रहे हैं, दीवार जा ही नहीं रही कहीं, तो भी आपका वर्क डन जीरो है। दूसरा, बॉडी जा तो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन फोर्स कोई नहीं। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है बिना फोर्स के भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रह सकती है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही, तो उस बॉडी पे नेट वर्क डन कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। सर एक बार रिपीट कर देंगे? बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तीनों में से कोई भी फैक्टर जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। हमने यस सर। थीटा 90 है तो कॉस थीटा जीरो होगा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं और चीजें बात कर रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ थीटा 90 होने पे ही वर्क डन जीरो होगा। फोर्स जीरो होगी तो भी तो वर्क डन जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स जीरो है। अब आप सोचोगे भाई बिना फोर्स के, तो मैंने ये नहीं कहा कि बॉडी पहले रेस्ट पे थी। बॉडी अगर पहले से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बिना फोर्स के बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में रह सकती है ना? यस सर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है बट वर्क डन जीरो है क्योंकि फोर्स ही नहीं है। दूसरा, मैंने ये भी कहा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, आप फोर्स तो लगा रहे हैं बट दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वर्क डन तब भी जीरो हो जाना चाहिए। यस सर, नो? हाँ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बाकी लोगों को नहीं हुआ? अब मैं नाम ले लेके एक एक को पूछूंगा। यस सर क्लियर। ठीक है, ओके। चलिए आगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे बेटा जी एनर्जी की, तो हमने ये भी कहा कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है हमारे पास? फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर नेचर की फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी। ये फंडामेंटल फॉर्म्स हैं, यही फिर दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अर्थ के ऊपर देखा जाए तो एनर्जी आपकी बॉडी में है, किसी मूविंग कार में है, या किसी में भी एनर्जी है, तो उस एनर्जी का एक ही सोर्स है बेटा, सन। ध्यान से सोचना, कभी कार में फ्यूल यूज कर रहे हो तो फ्यूल के कौन सा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल तो डेड रिमेन से बना है, तो डेड रिमेन कभी ना कभी तो लिविंग हो गए। तो लिविंग बीइंग्स सनलाइट के बिना तो जिंदा रह नहीं सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं सन की एनर्जी। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। अर्थ के हैबिटेंट्स के लिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और सन से जो एनर्जी हमारे तक आती है फंडामेंटल दो फॉर्म्स में आती है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी।
और उसके बाद आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है सबको? यस Yes, sir. लॉ यस ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी लगातार ट्रेवल भी करती है, ट्रेवलिंग इज वन पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इज अदर पार्ट। सन से हम तक आई तो ये ट्रेवलिंग थी, प्लांट की लीव्स ने ट्रैप की और उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किस फॉर्म में प्लांट की लीव्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी, स्टार्च बना दिया, कुछ और कंपाउंड्स बना दिए, शुगर्स बना दिए। तो उसने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? सन की लाइट एनर्जी को उसने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसने उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप तो अब न्यूक्लियर एनर्जी, जो एनर्जी हम न्यूक्लियस से डिराइव कर रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके लिए रिलेशन बताया था मैंने। रिएक्शंस पे आप लगा सकते हैं E=mc², क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास डिफेक्ट होता है। तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स आज की डेट में डिस्कस कर सकते हैं। एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप चपाती खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उसके अंदर भी एनर्जी है। वो एनर्जी किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी की फॉर्म। फिर आपकी बॉडी के अंदर जाके वो कुछ हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ मैकेनिकल वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप चल रहे हैं तो आप उसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूं मैकेनिकल एनर्जी पे। एनर्जी कोई भी हो, सबके लिए यूनिट सेम रहेंगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी। आई होप ज्यादातर लोगों को पता होगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। यस सर। तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा आपको दो फॉर्म्स में मिल सकती है। वन इज काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी, अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले काइनेटिक की, उसके बाद हम आएंगे पोटेंशियल पे। काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के से डिनोट किया जाता है इसको, या कभी कभी ई विद सबस्क्रिप्ट के, या कभी कभी यू विद सबस्क्रिप्ट के से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपली यू, या आप चाहें तो यू विद सबस्क्रिप्ट पी, या आप बस यही, या ई विद सबस्क्रिप्ट पी, आप ये भी लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, ये वो रहे। अब व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। देखो, मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पता करें कि मोशन की वजह से कोई एनर्जी होती भी है कि नहीं। क्या आप बता सकते हैं मुझे, जितना मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पे, कोई बॉडी बता के कि ये बॉडी सर मोशन में देखो इसके पास एनर्जी है, तो आप बता सकते हो मुझे? यस सर। जैसे मूविंग कार। मूविंग कार, उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यस सर। आपको कैसे पता चला? सर उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हाँ, तो फोर्स तो धक्का तो किसी ने लगाया नहीं, फोर्स भी नहीं। सर अगर हम एक बॉल को थ्रो करें तो उसमें जो हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी ना। हाँ, यहाँ आपको ये पता चला कि मैं थक गई थोड़ी देर के बाद, बहुत सारी बॉल्स थ्रो की तो मैं थक गई, इसका मतलब मेरी बॉडी से एनर्जी उसके पास चली गई होगी। ठीक है, लेकिन आप बेसिक भूल रहे हैं। बेसिक, मैंने कहा बेसिक के लेवल पे समझाओ, एनर्जी है क्या? सर एबिलिटी टू डू वर्क। हाँ, तो ये बताओ मूविंग बॉडी वर्क कर सकती है कि नहीं? एक ट्रक चलता हुआ आया, सामने दीवार थी, दीवार तोड़ गया, तो वर्क किया कि नहीं? यस सर। ट्रक के पास एबिलिटी थी वर्क करने की। अगर ट्रक के पास एबिलिटी थी वर्क करने की, कौन सी एबिलिटी थी? मोशन वाली एबिलिटी। बाढ़ का पानी आया, अपने साथ बिल्डिंग्स बहा के ले गया, तो उसने वर्क किया। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक, मोशन वाली एनर्जी। ठीक है, बॉल फेंकी, यस वो किसी के सर पे आके लगी, तो कुछ वर्क डन होगा? यस सर। यस। बॉल फेंकी, आपके सामने कोई टॉय कार है, आप उसके ऊपर बॉल फेंको, अगर वो हैवियर बॉल है, सफिशिएंट मोमेंटम कैरी करके जा रही है, जैसे उससे टकराएगी वो टॉय कार आगे भागेगी। यस सर। यस इस बॉल ने फोर्स भी लगाई, टॉय कार में डिस्प्लेसमेंट भी होगी, टॉय कार ने वर्क डन किया। तो वर्क डन करने के लिए एनर्जी किस फॉर्म में आई? इस बॉल ने एनर्जी उसको दी। तो बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी? मोशन वाली एनर्जी। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। बेसिक्स कभी नहीं भूलने। अब मोशन की वजह से जो एबिलिटी टू डू वर्क है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और आप काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन तो अच्छे से जानते हैं पहले से, है ना? यस सर। सो काइनेटिक यस सर।
एक्सप्रेशन क्या है? हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज और है, ये शायद पिछले चैप्टर में मैंने बताया होगा, चूंकि मोमेंटम भी एम और वी पे डिपेंड करता है, तो मैंने रिलेशन बताया था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ये रिलेशन हमने किया था डिस्कस पहले। नो सर। कोई बात नहीं, अभी याद रख लो। चूंकि मोमेंटम भी एम और वी पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी भी एम और वी पे डिपेंड करता है, तो पक्की बात है दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है एम इंटू वी। अगर आप दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करें तो ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब आपको चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को लाना है। तो दोनों साइड्स को डिवाइड करो 2 से भी और m से भी। राइट साइड को भी 2 और m से डिवाइड करो, m और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखो राइट साइड में हाफ एम वी स्क्वायर बना कि नहीं? यस। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल है? p स्क्वायर बाय 2m के इक्वल। और फिर यहीं से 2m को लेफ्ट साइड ले आओ और p की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? यस यस सर। यस। आफ्टर ऑल ये फॉर्मूला आया कैसे हमारे पास? ये फॉर्मूला आया कैसे? हालांकि इतना सफिशिएंट है, जितना मैं फॉर्मूला बता दिया बस, इसके आगे ना भी बताऊं काइनेटिक एनर्जी के बारे में काम चल जाएगा। इस बार वैसे ही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल हमें समझना ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको समझ आएगी जो अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस में हम बार बार यूज करेंगे, कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, कभी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। देखो, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। मेरे हाथ में एक बॉडी है, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? ये मेरे हाथ में ये जो मार्कर है, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? नो सर। नहीं है ना? नहीं। नहीं है। अब मैंने इसको थ्रो किया, तो अब ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी? यस। यस सर। क्या एनर्जी क्रिएट होके आ गई या किसी ने इस पे वर्क किया? किसी ने वर्क। तो जब जब आपको, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं, दोनों की यूनिट डायमेंशन सेम, एनर्जी वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो अगर इस बॉडी के पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, तो पक्की बात है इस पे 10 जूल का वर्क कम से कम किसी ने किया होगा। ये भी हो सकता है ज्यादा वर्क किया हो, 11 जूल 12 जूल का, कुछ 1-2 जूल वेस्ट हो गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट मिनिमम अगर किसी की बॉडी के पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, फॉर श्योर उसके ऊपर 10 जूल का वर्क किया गया है। किसी ना किसी ने 10 जूल का वर्क किया है। क्या आप इससे सहमत हैं? यस सर। यस सर। तो आगे से जब भी कोई एनर्जी, आगे मैं पोटेंशियल एनर्जी में भी यही लॉजिक यूज करूंगा। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बॉडी लीजिए, इस तरह से लीजिए कि इसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ जी चित्रेश। सर जैसे आपने बोला था कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर हमें 10th में बायो में एक चैप्टर था जिसमें एनर्जी जब सर एक कोई एनिमल दूसरे को खाता है तो वो एनर्जी कम होती जाती है और इवेंचुअली जो लास्ट होता है उस फूड चेन में वो एनर्जी उसको लीस्ट मिलती है। तो सर समझे नहीं आप? वहां वहां बेसिकली पता क्या चीज था? वहां ये चीज हम बात कर रहे थे, यही बात चल रही थी, लेकिन आप इसको अच्छे से समझो। वहां ये बात चल रही थी कि इस फूड चेन में जो हाईएस्ट लेवल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सारे कार्निवोरस हो जाएं या सारे वैसे, तो उससे नुकसान क्या है? जो इस फूड चेन में जितना टॉप पे होगा उतना कम फ्रैक्शन एनर्जी का उसके पास ट्रांसफर हो रहा है, वो एक अलग चीज है। वो फिजिक्स वाली एनर्जी नहीं है, वो एक अलग रेफरेंस में कहा जा रहा है। वो किस रेफरेंस में कहा जा रहा है? मान लीजिए कोई आज एक चिकन रेज कर रहा है, जब तक वो चिकन 2 kg मास एक्वायर करेगा तब तक वो कितनी सारी डाइट खा चुका होगा, कितनी, मतलब उन सब की अगर आप एनर्जी वैल्यूज लोगे वो कहीं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस चिकन में से जो एनर्जी आपको मिलने वाली है। वो उस सेंस में कहा गया, ठीक है? तो एनर्जी लूज नहीं होती Yes. पे भी, दैट इज नॉट द केस। वो क्या हुआ कि चिकन, आप मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया आर्बिट्रेरी कि आपने चिकन के मास जब 1 kg हो गया या 2 kg होगा तो इसमें से 100 जूल की एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन पक्की बात है, इसको 2 kg तक पहुंचाने के लिए आपने 10,000 जूल की एनर्जी इसको खिलाई होगी, चाहे वो खाने की फॉर्म में, चाहे फिर कुछ उसने हीट की फॉर्म में वेस्ट की, कुछ और मैकेनिकल वर्क डन करने में वेस्ट की। यहां उसको उस रेफरेंस में देखो, वो एनर्जी तो वेस्ट होगी ना, खाने के मामले की बात हो रही थी वहां से। ओवरऑल एनर्जी का अगर मैंने 10,000 जूल की एनर्जी खर्च की तो 10,000 यहीं पे कहीं गई नहीं,
लेकिन अब कोई खा रहा है उसको, तो उसको 10,000 नहीं मिल रही, उसको उस टाइम पे सिर्फ 100 जूल मिलने वाली है जो उसकी बॉडी में अवेलेबल है, चाहे उसको किसी भी फॉर्म में देख लो, कुछ फैट्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ? यस ओके तो बेटा चलिए मैं क्विकली आज ये काइनेटिक एनर्जी पे कंक्लूड करूंगा, बाकी शॉर्ट नोट्स मैंने भेजे हैं, आप उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, प्लस मैं कोलिजन्स के शॉर्ट वीडियोस आपको सेंड करने जा रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक आपको समझ आ सकता है इसके बाद, ठीक है? और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनके एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं वो कोलिजन्स वाले वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसके बाद वो पोस्ट करूंगा आज मैं, ठीक है? तो चलिए, यस हाँ ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 0। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी, तो आप समझते हैं मोशन में लाने के लिए बॉडी को, इसको अगर मान लीजिए वेलोसिटी v दे दी तो कुछ वर्क हमें करना पड़ा होगा, हमने इस पे लगा दी सपोज एक फोर्स F। जब फोर्स F होगी तो हमने इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आई तो बॉडी आगे मूव हुई, किसी एक लोकेशन पोजीशन A से लेके पोजीशन B तक आते आते इसकी स्पीड कितनी होगी v, या ऐसा को वेलोसिटी होगी v। लेट अस से द डिस्प्लेसमेंट इज s। तो अगर फोर्स बेटा F है तो क्या हम एक्सेलरेशन की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं? यस है ना, फोर्स अपॉन मास। अब आप यहाँ पे हाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू, बट एनीवे हमारा टारगेट क्या है, हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी है k, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी ने एक्वायर की होगी, जितना इस पे वर्क किया गया, जितना इस पे वर्क किया गया। तो वर्क कितना किया गया, F इंटू एस इंटू कॉस 0 किया गया कि नहीं, बताओ? यस सर। F is m इंटू एस, cos 0 इज 1। ओके तो अब आपके पास इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो जो थर्ड वाली इक्वेशन है, चाहे s की वैल्यू निकाल लो, चाहे v की वैल्यू a की वैल्यू उसमें से निकालो। तो अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a, इजंट इट सो? यस सर और u तो 0 है, इस केस में u 0 है, तो ये a और a कैंसिल, तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ mv का स्क्वायर, राइट? यस सर, इसमें काइनेटिक एनर्जी आपने वर्क डन की इक्वल क्यों की? क्योंकि एनर्जी में वही चीज तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टू डू वर्क वी रिक्वायर एनर्जी, लेकिन किसी को एनर्जी देने के लिए वर्क करना पड़ेगा। एनर्जी होगी तो आप वर्क कर पाओगे, मतलब आपके पास अगर 100 जूल की एनर्जी है तो इसका क्या मतलब है कि आप 100 जूल का वर्क कर सकते हैं। बॉडी है उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मुझे इसको एनर्जी देनी है तो मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करूंगा उतनी एनर्जी इसके पास आएगी। हाँ वो जरूरी नहीं कि सारी काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो, कभी कभी नहीं भी हो सकती, थोड़ी एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट लूज हो सकती है, वो एक अलग बात है। यहां मैंने इस सरफेस में माना कि ये स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जितना आपने वर्क किया वो सारा हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल। इज इट क्लियर? यस यस ठीक है, अब आप चाहते हो तो इसको आप सीधा कैलकुलस से वैसे भी कर सकते थे, यहां तो मैंने ये मान के किया कि फोर्स कांस्टेंट है, यहां मैंने मान लिया कि कांस्टेंट फोर्स ने वर्क किया। अगर वेरिएबल फोर्स होती तो मैंने एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल हमें लेना है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अब f इंटू डी एक्स, क्या मैं f को लिख सकता हूं एम ए, फिर क्या हम a को लिख सकते हैं dv बाई डी टी इंटू डी एक्स, m को बाहर ले आओ तो m इंटू इंटीग्रल ऑफ dv इंटू था ना dv के नीचे, उसको dx के नीचे ले आया, तो dx बाई dt क्या होता है जरा बताना क्विकली, रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं? हाँ तो ये हो गया वेलोसिटी इनटू dv, तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना तो लिमिट्स क्या है, 0 से लेके v, और v dv का है जो x dx का इंटीग्रल होता है 2, तो यहां पे v dv का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स क्या है 0 से लेकर v। अब पहले 2 को बाहर निकाल लो, पहले अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस u 0 है, 0 का स्क्वायर लोअर लिमिट जो है, तो देखो ये भी हाफ mv स्क्वायर आ गया कि नहीं? यस तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये था, मैं ये बता रहा हूं कि सर ये आपने ये dx जो लिया है, ये जो x किया जो आपने, सर ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है।
डी एस भी लिख सकते थे इसको, dx लिखो। Yes. ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा ये सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब बेटा यहां पर एक थ्योरम है which is very important, which is called as work energy theorem. It is work energy theorem. So you can write down in your notebooks. Work energy theorem क्या कहती है, आप लिखिए साथ साथ में. It states that work done on a body oblique system, work done on a body oblique system, body कहो या system कहो, appears in the form of change in its kinetic energy. Work done appears in the form of change in its kinetic energy. तो अब हम ये क्या कह रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देखा जाए तो अभी अभी पिछले केस में भी मैंने यही प्रूव किया. वहां पहले ही काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो फाइनली के होगी, तो चेंज भी तो के ही हुई. ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम. आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल. आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ एम टाइम्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. समझ आई ये थ्योरम? Yes, सर इसका एक मिनट एक लाइन रिपीट कर देंगे सर, जो आपने डेफिनेशन दी. Work done on a body or a system appears in the form of change in its सर चेंज इन इट्स kinetic energy. Okay? Yes. यस Okay. यस सर। अगर इसको प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे? अरे कुछ नहीं करना, ये जो मैंने अभी अभी ऊपर करवाया ना काम, यहाँ u की वैल्यू जीरो थी ना, इसमें जीरो नहीं रखना, बस u को u ही रखना, अपने आप प्रूव हो जाएगा. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, तो देखो ये जो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर था, तो जीरो स्क्वायर की जगह क्या होगा, u का स्क्वायर. ये अपने आप आ गया हाफ m टाइम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. यही तो हमें प्रूव करना था. और वैसे ही अगर ये कैलकुलस मेथड यूज कर रहे हो तो यहाँ लिमिट 0 टू v की जगह अगर आप u टू v दे देंगे तो सेम आ जाएगा, v स्क्वायर आएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्लियर हो गया? यस हो सकता है Yes. कोई कार, कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है किसी एक वेलोसिटी से, उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाई, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई इतनी, बताओ वर्क डन. अब आप सोचोगे यार फोर्स भी नहीं बताई मुझे, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बताई, तो मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूं? देखो बॉडी का मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर अभी अभी मैंने बताया था, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव. के फाइनल बड़ा होगा के इनिशियल से, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. और अभी अभी वो रेडी वाला केस और बॉडी को ऊपर फेंकने वाले जो एग्जांपल ले रहा था, अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो ये थ्योरम भी वही कह रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हायर होगी और फाइनल लोअर होगी. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर चलिए बेटा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके साथ जो कोलिजन्स के वीडियो सेंड कर रहा हूं वो देख के मुझे रिपोर्ट करो आपको क्लियर हुआ कि नहीं. ओके सर एक चीज पूछनी है. जी बेटा. सर ये जो आपने का बताया सर वर्क डन का, सर इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो जाएगी उसके साथ? बेटा वर्क सर अगर वो डन, नेगेटिव. अरे प्रूव कर दिया ना आपके साथ.